नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपका परिचय कराते हैं, मुलाकात करवाते हैं तीस्ता सीतलवाड़ से। तीस्ता सीतलवाड़ जो पिछले दिनों उनको गिरफ्तार किया गया था, गुजरात की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। दरअसल तीस्ता सीतलवाड़ लंबे समय से गुजरात दंगों को लेके वहां जो पीड़ित लोग समाज है उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। और गुजरात सरकार का यह कहना है कि दरअसल वो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें इस तरीके की बातें की गई थी कि जो लोग इस केस को परस्यू कर रहे हैं दे शुड बी पुट इन डॉक और उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके फौरन बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 2 महीने के आसपास वो जेल में रही और अब सुप्रीम कोर्ट से ही उनको एक तरीके से कहें इंटरिम बेल के आदेश हुए हैं और लोकल कोर्ट ने उनको बेल दे दी, लेकिन अभी तक परमानेंट बेल उनको नहीं मिल पाई है। हम तीस्ता से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों वो जेल गई, किस लिए जेल गई और क्या अब जेल के अंदर उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया और उनको क्या लगता है ये पूरा केस क्या है। तीस्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप को जेल में आपके साथ ट्रीटमेंट ठीक ठाक था या वहां भी आपके साथ कुछ गड़बड़ किया गया? नहीं, एक्चुअली काफी दोस्तों ने ये बात भी हमें पूछी थी। और एक बात मैं सही कहूँ तो मुझे काफी एक थोड़ा सा भय भी था। एक कंसर्न भी था मेरे दिमाग में जब जुडिशियल कस्टडी का के आदेश हुए 2 जुलाई को पुलिस रिमांड के बाद। तो मुझे काफी थोड़ा कंसर्न था मन में कि शायद बाकी जो कैदी हैं, जेल का जो प्रशासन है उनसे कुछ ना कुछ मुझे, क्योंकि वो जो गुजरात का मामला है, जिस तरह सरकार ने जानबूझ के इसको उछाला है, मुझे शायद बहुत हॉस्टिलिटी फेस करना पड़ेगा। हमारे वकील ने ये बात कोर्ट के सामने रखी भी थी 2 जुलाई को। मगर मैं अगर सही ढंग से आपको कहूँ तो हाँ, छोटी मोटी चीजें थे जिसके ऊपर लगता था कि मेरे ऊपर ज्यादा निगरानी है बाकी कैदियों के हिसाब से। मगर ज्यादातर जो महिला प्रशासन है, जो महिला अधिकारी थे, उनके साथ मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई। मैंने एक निर्णय भी ले लिया था आशुतोष जी कि मैं एक आम कैदी की तरह रहूंगी। मैं बैरक नंबर 6 में थी, जहाँ पे 23 से लेकर 25 महिलाएं थी। बालक भी थे। वो प्रेग्नेंट वुमेन्स की बैरक थी। और वो एक सामान्य कैदी रहने से मुझे लगा कि मेरी सुरक्षितता उसी में है। वसूलन भी और प्रैक्टिकल तरीके से भी मैंने सोचा कि वहीं पे रहना चाहिए। और मुझे कुछ रिग्रेट नहीं है वो निर्णय लेने से, कुछ आपत्ति नहीं हुई। और ज्यादातर प्रशासन ठीक ठाक ही रहा, जैसे दूसरों के साथ रहा वैसे ही रहा। मगर मेरे लिए सबसे बड़ी एक चीज जो रही, जो एक अनोखी चीज थी, कि 27 जुलाई से लेकर जब तक मैं रिहा हुई 3 सितंबर को की रात को, मुझे रोजाना मतलब 15, 20, 500 पोस्ट कार्ड और खत आते थे देश ओह। भर से। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ताकत का एक ये था। प्रशासन भी थोड़े हैरान हो गए कि कहाँ से लोग लिख रहे हैं, क्यों इतना लिख रहे हैं, आप कौन है कि इतना इतने खत आपके पास आ रहे हैं। तो मैं अपनी तरह से उनको समझाती थी कि हमारा मानव अधिकार का काम है। सबसे पहले तो मैं, अगर आप, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं अभी तक, ये जो पहले सबसे पहला जो खत आया वो उत्तर प्रदेश से आया। जी। और ये उत्तर प्रदेश की मतलब दूधी सोनभद्र से आया। और हम्म। हमारे जो एक आदिवासी संगठन में, जिसमें मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आदिवासी अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन, उनके दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, महिला साथियों ने लिखा। उसमें 50 दस्तखत भी हैं। और हम्म। इस तरह बहुत सारे कार्ड और पोस्ट कार्ड आते गए। और उससे मुझे बहुत बहुत एक सहारा, इमोशनल सहारा भी और एक लड़ने का भी सहारा मिला। तीसरा, आज इंटरनेट के जमाने में लोग पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। अभी भी पोस्ट कार्ड जिंदा है, पोस्टमैन जिंदा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जेल में हाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वहां पे जो लोग थे, जो जो महिलाएं थी, उन जी लोगों जी। का कैसा था और आपकी दिनचर्या कैसे कटी वहां पे? एक्चुअली वही चीज होती है आशुतोष जी, क्योंकि आपका दिन बड़ा लंबा होता है हम्म। और करने की चीजें बहुत कम होती है। तो हमें जो एक आदत है लिखना पढ़ना, 10-15 चीज दिन में करना, तो एक बोरियत और एक रेस्टलेसनेस होता है कि हम करें क्या। 6 बजे सुबह बैरक खुलती थी और 12 बजे दोपहर में बंद हो जाती थी। और फिर दोबारा 3 बजे दोपहर से लेकर 6 बजे शाम तक आप बैरक से बाहर निकल सकते थे। हम्म। बैरक से बाहर का निकलना मतलब एक बहुत बड़े कमरे के बाहर आप निकल सकते थे, थोड़ा बहुत टहल सकते थे, दूसरे बैरक में साथियों से बात कर सकते थे। एक साबरमती महिला जेल में एक स्टडी सेंटर लगा हुआ है,
जहाँ पे एक 18 सीटर लाइब्रेरी काफी खूबसूरत सी बनाई गई है। किताबें इतनी अच्छी नहीं है, मगर बैठने और लिखने की जगह बड़ी खामोश है, अच्छी है। मगर मेरा एक जो टसल चलता था प्रशासन से कि वो ज्यादातर लाइब्रेरी को बंद रखते थे। उनको बस ये प्रायोरिटी नहीं थी, वो मुझे लेकर नहीं, मगर उनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं थी कि क्या जरूरत है जब दूसरे काम कर सकते हैं आप। तो वो एक थोड़ा सा एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा इरिटेशन रहा कि क्यों इतना बड़ा खूबसूरत स्टडी सेंटर बना करके भी आप इसको बंद रखते हो। और कभी कभी वो चल जाता था तो खुल जाती थी, कभी वापस बंद हो जाता था। तो उसके अलावा अगर आप महिला कैदी हैं और आपको आर्थिक परिस्थिति आपकी कमजोर है, तो फिर महिला जाके सैनिटरी पैड्स वगैरह बनाने का काम करती हैं। मगर जो रेन्यूमरेशन मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। 70-75 दिन के बहुत कम एक मिलते हैं। और मैंने एक ऑब्जर्व किया आशुतोष जी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य की चीज थी कि हम वहां पे 150 लोग कैदी थे। 50 वर कन्विक्टेड प्रिजनर्स और 150 अंडर ट्रायल्स। और जो पूरा जेल जो चलता है साबरमती महिला जेल, वो सिर्फ वो 20 कन्विक्टेड महिला प्रिजनर्स के श्रम पे चलता है। 7 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक इतनी काम करती है वो बेचारी। बाथरूम धोने से, खाना पकाने से, अपने बाहर गार्डन को वीड करने से, सब कुछ साफ सुथरा रखने का काम, गेट से भागना, ये काम वो काम। और वो पैसा जो उनको मिलता है ये काम के लिए सिर्फ 3,000 रुपये महीना। तो ये बहुत बड़ा एक दुखद, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था कि हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, गुजरात राज्य में मिनिमम वेज तो 340 रुपया, 390 रुपया डिक्लेयर किया जाता है। और जो मेट्रिन वगैरह है उनको 19-20 हजार, अभी तो सरकार ने बढ़ाया भी दिया है केजरीवाल के जाने के बाद, क्योंकि इलेक्शन का साल है, तो अभी 23-25 हजार रुपए हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न था हमारे लिए कि हमारी बहनें जो कन्विक्टेड है, ठीक है, जो भी क्राइम हो, चाहे वो मर्डर हो, जो भी है, मगर 8-10-12 साल बिताने के बाद उनको इस तरह का श्रम करा के बहुत कम उनका एक उनका जो उनको जो दिया जाता है ऑफिशियली, बहुत कम पैसा। बहुत कम। ये तो वही साबरमती जेल है जहाँ कस्तूरबा गांधी भी जेल में थी। आपने वो जगह देखी? महात्मा गांधी भी थे। हाँ, एक्चुअली मुझे जब मेरा परिवार मुझे मिलने आता था तो तुषार गांधी जी ने उनकी किताब मुझे भेजी। उन्होंने अभी अभी निकाली हाल में, माय बा कस्तूरबा करके, जिसमें उन्होंने साबरमती जेल के पूरे लेख उसमें लिख के, तो तुषार जी ने बहुत प्यारा एक लिख के बोलिया कि तीस्ता कस्तूरबा का जो आत्मा है वो आपको थोड़ी सी हिम्मत देगी वहां पे रहने के लिए। तो वो बहुत मेरे लिए, मैं वो किताब कम से कम 3-4 बार मैं पढ़ चुकी हूँ वहां पे। किताब पढ़ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सहारा था। हर हफ्ते 5-6 किताब पढ़ के फिर उसको एक परिवार के मुझे दूसरी लाते तो मैं एक्सचेंज करती थी। एक्चुअली क्या है कि 2017 में ये अलग जेल बनी है आशुतोष जी। जो कस्तूरबा जी का जो बैरक था, जो था, वो एक्चुअली मेल जेल में एक सेक्शन था। तो वहां पे उनका एक फोटो, एक छवि भी लगी हुई है, और उनकी पूरी कहानी लोग अभी भी बताते हैं। और अगर आप वो किताब पढ़ें तो उनको ज्यादा सहूलत मिली थी अंडर द ब्रिटिश राज, अभी के कैदियों को कम मिलती है। मैंने वो किताब पढ़ी है, तुषार जी का मैंने इंटरव्यू भी किया था उसपे, और वो बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत किताब है। दरअसल वो कस्तूरबा के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। कस्तूरबा और गांधी के रिश्तों के बारे में बात करती है, और बहुत कम लोगों के साथ जानकारी होगी कि किस तरीके से कस्तूरबा, न केवल गांधी जी जेल गए, कस्तूरबा जेल गई, उनके बेटे हरिलाल जेल गए, रामलाल मणिलाल जेल गए, तो बहुत सारे लोग। अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब, मैं कहता सब दर्शकों को पढ़नी चाहिए। इस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि हम जल्दी निकल भी पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, या ये मन में तो सवाल रहता है? ये बात जरूर दिमाग में बार बार आता था। और जब भी हमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को एक मौका मिलता था कि 4.5 मिनट को मैं जावेद के साथ बात करूं या मेरे वकील को मिलूं, जब वो आते थे मुझे मिलने हफ्ते में 1 या 2 बार, तो मेरा यही था कि जितना हो रहा, कोशिश हो रही, उतनी काफी है कि नहीं, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। मैंने बहुत काफी प्रेशर हमारे वकील को के ऊपर डाला, मगर मुझे ये कहना पड़ेगा आशुतोष जी, हमारे पूरे वकील की जो टीम थी, चाहे वो अहमदाबाद में हो, बंबई में हो या दिल्ली में हो, ऊपर से उन्होंने इतना मतलब लगन से और मेहनत से दिन ब दिन उन्होंने किया। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं 70 दिन में 63 दिन जेल और 7 दिन रिमांड, तो 70 दिन पूरे हुए, मैं निकल पाई। मगर कभी कभी ये दिमाग में बात आती थी जरूर कि कितना समय लगेगा, क्योंकि सरकार का इरादा तो साफ था। जिस तरह वो बातें कर रहे थे और हमको सुनाई दे रहे थे, गुजराती अखबार भी आते थे
अंग्रेजी अखबार भी 2 मैं पढ़ती थी रोज। तो पता ही चलता था कि किस तरह का प्रोपेगेंडा उनका चल रहा है। तो एक अंदर से एक चिंता भी थी कि शायद ये बहुत लंबे समय तक मुझे रहना पड़े, और इसीलिए एक खुशी की भी बात है कि मैं इंटरिम बेल पे बाहर आई। कभी डिप्रेशन हुआ आपको? डिप्रेशन तो नहीं कह सकते हैं, मगर एक ये जरूर होता है कि एक अकेलापन महसूस हो कभी कभी अचानक। अब 2-4 मिनट के रोना हो जाता है, फिर आप अपने आप को संभालते हैं, सोचते हैं कि भी दूसरी भी महिला है जो 8 साल 6 साल 4 साल से है, वो भी हंस खेल रही है, आपस में बात एक दूसरे को हिम्मत दे रही है। तो कुछ कुछ मिनटों के लिए होता था, मैं मना नहीं करूंगी, मगर फिर मैं बस मेरा किताब उठा लेती थी और उस पर लिखना शुरू कर देती थी। मैंने काफी वहां पे बैठ के लिखा है, और वो लिखना और पढ़ना मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। और ये खत रिसीव करना, ये 3 चीज, क्योंकि उससे हम थोड़ा सा खो जाते हैं और अपने अपने बातों से निकल के दूसरे के मन में चले जाते हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। वो और जो इन दूसरे कैदियों की बात सुनना, क्योंकि मैंने देखा, काफी दोस्ती भी बनी अंदर। तो देखा कि वो क्या झेल रहे हैं, वो किस तरह रह रहे हैं अंदर, उससे भी काफी हिम्मत मिलती थी मुझे। कुछ ऐसी कैदी थी जिनके बारे में आपको लगा कि शायद वो बिना कारण के वहां जेल के अंदर हैं? और काफी काफी आशुतोष, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगी उनका, क्योंकि मैं उनको ज्यादा ये नहीं करना चाहती हूँ, एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ, मगर बहुत 50% तो मुझे लगता है ऐसी होंगी जिसको बिना कारण अंदर इतने लंबे समय तक रखा गया है। और ये तो मतलब सिर्फ गुजरात का मामला नहीं, महाराष्ट्र उड़ीसा हर जगह है कि हमारे अंडर ट्रायल्स जो है वो 2/3 है हमारी जेल के अंदर। और जिस तरह लीगल एड होना चाहिए, जिस तरह बेल के कोर्ट्स को फंक्शन होके 2 हफ्ते 2 महीने 3 महीने के अंदर मैक्सिमम उनको निकालना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और आप याद रखिए आशुतोष जी कि मैं पोस्ट कोविड पीरियड में गई थी, पोस्ट जी। कोविड पीरियड में। तो ये कोविड का भी बहुत बड़ा धक्का पड़ा अंडर ट्रायल्स को, क्योंकि आप देखें तो 2020 में कम से कम 8-9 महीना, उसके बाद मुझे लगता है 12-13 महीना, उसके बाद अगले साल भी जब डेल्टा का राउंड आया। तो हमारे देश में हमने न्याय व्यवस्था को बेसिक कम्युनिटी कभी नहीं मानना है। खाना पीना मान लेते हैं, मगर एक्सेस टू जस्टिस जो है हम नहीं मानते कि ये एक इसेंशियल कमोडिटी है। तो इसकी वजह से बेल कोर्ट्स बंद थे, मगर पुलिस का पकड़ना और जेल में डालने का काम बंद नहीं था। तो इसकी वजह से ये जो एक 2 साल 4 साल के अंदर जो लोग थे, और जब कोर्ट्स वापस शुरू हो गए, मुझे लगता है ये साल के अप्रैल मई महीने से ठीक ठाक से कोर्ट का धीरे धीरे फंक्शनिंग बेल कोर्ट्स का शुरू हुआ। फिर मुझे लगता कि जुलाई 11 का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का बेल को लेकर, 88 महीने तो जेल में पड़ी, अखबारों में कि 88 पेज 88 पेज का जजमेंट था डिवीजन बेंच का, कहता है कि क्यों बेल को लेकर इतना समय लग रहा है। तो थोड़ा बहुत नीचे कोर्ट पे असर पड़ के थोड़ी सुनवाई शुरू हुई, मगर अभी तक मुझे लगता है कि हमारे न्याय व्यवस्था को बेल कोर्ट्स को लेकर बहुत ही एक तीखी नजर डालना जरूरी है। आपको ये पता चला इस 2 महीने के जेल के दौरान कि आप क्यों जेल गई थी? क्यों आपको जेल के अंदर भेजा गया था? देखिए, कोशिश मेरे खिलाफ तो 2004 से हो रही है। 2004 से जब बेस्ट बेकरी का मामला बम्बई में महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ, तब मेरे खिलाफ पहला एफआईआर हुआ, तब मुझे पहली बार वो एंटिसिपेटरी बेल का करना पड़ा। उसके बाद 15 बार आशुतोष जी 2004 से लेके अभी तक मुझे एंटिसिपेटरी बेल के एप्लीकेशंस गुजरात के ही पुलिस को लेकर करने पड़े। तो मैं ज्यादा ये केस के बारे में ना बोलते हुए इतना ही कहूंगी कि ये जो हॉस्टिलिटी जो है, ये गुजरात सरकार और गुजरात सरकार की पुलिस और प्रशासन खास तौर मेरे तरफ से इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो एक बात उठाई और एक बहुत ही सोबर तरीके से उठाई, हमने चीख चीख चिल्ला के नहीं उठाई, डॉक्यूमेंटेशन के साथ उठाई। हमारी वो जबानी नहीं थी, वो हमारे विक्टिम्स की जबानी थी कि प्रशासन ने जिस तरह उसका बर्ताव किया उसकी वजह से ट्रांसफर या चेंज की जरूरत है। तो वो एक मुझे लगा कि एक खुन्नक बैठी हुई है न सिर्फ राजनीतिक ताकतों में मगर प्रशासन में, और वो थोड़ा सा एक बहुत तकलीफ देनी बात आज भी है। आप तो गुजरात से हैं ओरिजिनली, मतलब मेरे परदादा वहां से थे, भरूच में थे चिमनलाल सेटलवार, फिर वो अहमदाबाद होके बंबई में सेटल हुए। तो 3-4 जनरेशन से हम महाराष्ट्र में बंबई में रहते हैं, मगर गुजराती अच्छे से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वो उसकी वजह से मुझे आसान पड़ा, क्योंकि जो गुजराती जबान नहीं समझते हैं उनके लिए भी थोड़ा आसान नहीं था, क्योंकि हर चीज गुजराती में होती है, जैसे होना है
उड़ीसा में उड़िया में होगी, पंजाब में पंजाबी में होगी, तो उसके इसलिए वो एक आसान रहा मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी मातृभाषा। तो आपके ऊपर तो शुरू से ये कहा जा रहा है आप गुजरात के खिलाफ षड्यंत्र करती हैं। गुजरात की छवि देखिए, को आप खराब हमारे करती लिए हैं। हमारे लिए महात्मा गांधी भी गुजरात गुजरात के हैं, और नारद, मतलब इतने बड़े बड़े हस्ती हमारे, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो कस्तूरबा हो, इतने बड़े बड़े आंदोलन वहां हमारे गुजरात की जमीन से छेड़े गए हैं, और इतनी बड़ी ताकतें वहां से निकली हैं जो सामाजिक इश्यूज को। मेरे लिए सबसे बड़े एक मेंटर अगर आप कहें तो गिरीश भाई पटेल का नाम शायद आपने सुना ना सुना हो। वो एक एक्टिविस्ट भी थे और एक वकील भी थे, बहुत जाने माने थे वो। और मतलब हमने गुजरात को लेकर 85-90 से मैंने एज ए जर्नलिस्ट मैंने थोड़ी बहुत निगरानी रखी। और अगर एक कंसर्न था, अगर मेरे अभी भी गुजरात समाज और गुजरात राज्य को लेकर अगर कुछ सवाल है, वो गुजराती लोगों के खिलाफ कभी ना रहे। सिर्फ एक राजनीतिक ताकत जो हमें बहुत एक छोटे दिमाग और छोटे जहन से दुनिया को देखने पे एक मजबूर कर रही है, उसी से सवाल करने के थे। वो गुजरात राज्य से कभी नहीं हो सकता। तो आप क्यों इस मामले को लगातार कोर्ट में ले जाती रही? क्या कंसर्न था आपका? किस वजह से आप लेके जाती रही? क्या कोई कि पर्सनल मैं खुंदक आपको, थी? लोगों को शायद न पता हो, मगर हमारी जो प्रोफेशनल करियर जो है मेरा 83 में शुरू हुआ, 1983 में शुरू हुआ। तब जैसे हम कहते हैं हम मेन स्ट्रीम अखबारों में थे, डेली न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस इंडिया। मगर जब 92-93 का जब जब 92-93 की जब हिंसा हुई बम्बई मेरे शहर में, उसके उस वक्त हम पहली बार सड़क पे उतरे थे। नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट, मतलब न सिर्फ पत्रकार होते हुए मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता हम बने। जब हमारा शहर जला, और मतलब सड़क सड़क जला है, 92-93 में हमने बहुत सारी मदद की अलग अलग पीड़ितों को। जस्टिस बी.एन. श्री कृष्ण का जो रिपोर्ट निकला था, वो भी मतलब उसको भी दबाने की बहुत कोशिश हुई। तो वो रिपोर्ट को 60 रुपए और 90 रुपए में हमारी संस्था ने छाप के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के बाहर बेचा, क्योंकि हमें लगा कि वो अहवाल जो थे जस्टिस बी.एन. श्री कृष्ण के, वो भी लोगों तक पहुंचाने। तो मुझे लगता है ये कोर्ट में जाना, ये या सवाल उठाना गुजरात को लेकर नहीं है, मगर सांप्रदायिक हिंसा को लेकर है। और सांप्रदायिक हिंसा जब सिखों के खिलाफ 84 में हुई दिल्ली में, तब भी हमारे करीबी दोस्त, मैं पत्रकार 1.5 साल से रह चुकी थी तब तक, और हमारे करीबी दोस्त चाहे पुरुषोत्तम अग्रवाल हो, दिलीप सिंघन हो, वो वहां पे काम कर रहे थे, और उनसे भी हम खबरें लेते थे और उनके बारे में भी हम लिखते थे। तो सवाल एक समुदाय का नहीं है, सवाल एक राज्य का नहीं है, सवाल एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सवाल सांप्रदायिक हिंसा हमारे देश और समाज को किस तरह बांटती है और किस तरह नफरत फैलाती है। तो आपने हिंदुओं की भी मदद की है। आपके पर आरोप ये लगता है कि आप सिर्फ मुसलमानों की मदद करती है, आप उनको ही दंगों से का विक्टिम आप मानती हैं। हमारे वकील भी ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोधरा कांड के जो 5 परिवार थे, गिरीश भाई रावल, शरद भाई अग्निहोत्री, प्रकाश चावला वगैरह, ऐसे 5 परिवार को लेकर हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में गए कि गोधरा कांड का भी केस गुजरात से बाहर ट्रांसफर होना चाहिए। और वो परिवार जब हमारे संस्था के पास आए आशुतोष जी 2003 में, तब यही कह के आए कि देखो, पहले विश्व हिंदू परिषद हमारे पास आया, हमको हर जगह घुमाया, हमको स्टेज पे बिठाए वो संस्था ने, मगर हमारे लिए कुछ किया नहीं न्याय व्यवस्था के कारण। तो आप हमारे लिए लड़िए। तो उनको लेकर भी हम लड़े हैं। और बाकी हकीकत थी गुजरात में कि गोधरा कांड के बाद पोस्ट गोधरा में जो अफेक्टेड थे, उसमें अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप कैसे भी देखो, तो 85, 90, 92% मुसलमान थे। तो ये हमने कोई समुदाय को देखकर नहीं किया, मगर वो एक जो व्यवस्था थी, जो एक टारगेटेड वायलेंस, जो एक बोलते लक्षित हिंसा को लेकर जो भी पीड़ित थे, हमने गोधरा कांड के लोगों की भी बात उठाई और पोस्ट गोधरा की भी उठाई। इस तरह हमारे जो बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको ये बात आप थोड़ा और विस्तार से बताइए कि गोधरा कांड में जो हिंदू परिवार जो परेशान थे, उनके लिए भी आपने आवाज उठाई, उनके भी केसेस को आपने गुजरात के बाहर लाने की बात की है, क्योंकि एक परसेप्शन आपको लेकर या आपकी संस्था को लेकर यह है कि आप सिर्फ मुसलमानों की मदद करती हैं और एक तरीके से आप हिंदुओं को डिफेम करने की कोशिश करती है, हिंदू धर्म की छवि खराब करने की कोशिश करती है। तो ये बात अगर आप और थोड़ी अगर डिटेल में आएगी तो ज्यादा बेहतर लोग समझ पाएंगे। जरूर, मैं गोधरा गोधरा कांड के हमारे भाई बहन परिवार के बारे में आपको अभी बताऊंगी। इसके पहले मैं एक और बात इससे जोड़ना चाहूंगी कि हमारे कश्मीर वादी में आज भी
कुछ 800 अभी कम हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि गए 6 महीने में बहुत वहां पे आक्रामक तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ बर्ताव हुआ है, आतंकवादियों का भी और प्रशासन का भी। तो वो जो 800 परिवार कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जिसको लीड करते हैं संजय टिकू जी, उनकी भी बात, अगर एक संस्था है भारत हिंदुस्तान में आशुतोष जी जो उनके साथ खड़े रह के उनके लिए थोड़ा बहुत राहत का पैसा भी हमने इकट्ठा किया है, थोड़ा बहुत वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उनकी बार बार कैंपेन की बात हमने उठाई है, तो हमारी संस्था है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। तो मेरा कहने का मतलब है, और उसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का मामला भी हमने और जावेद ने कम्युनलिज्म कॉम्बैट में 2003, 4, 5 से उठाया। 1999 में पहली बार हमने कवर स्टोरी की कि हाउ ग्रीन इज माई वैली, ये कह के कि अभी कश्मीरियत जो है इस्लामियत की तरफ जा रहा है। और बहुत सारे हमारे जो कट्टर सेक्युलरिस्ट लेफ्टिस्ट दोस्त ने हमें क्रिटिसाइज भी किया। हमने बोला नहीं, वहां पे अगर अल्पसंख्यक है तो वहां अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित है। तो हमने ये बात लगातार हमारे एज ए जर्नलिस्ट, मतलब पत्रकारिता में भी और सामाजिक जीवन में भी ये बात उठाई है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुसंख्यकवाद जो है वो कोई एक धर्म से नहीं जोड़ा जाता। बहुसंख्यकवाद इस्लाम से भी जोड़ा जाता है, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश देख लो। बहुसंख्यकवाद बौद्ध धर्म से भी जोड़ा जाता है, अगर आप श्रीलंका को देख लो, म्यांमार को देख लो। और बहुसंख्यकवाद हिंदू धर्म से भी जोड़ा जाता है, अगर आप हिंदुत्ववाद को देख लो। हमारा लगातार ये मुहिम रही है कि एक धर्म के खिलाफ हम कभी नहीं हो सकते, पर्टिकुलरली वो धर्म जिन्होंने सदियों से ये देश के पूरे, मैं बोलती हूँ ना जैसे अंग्रेजी में कहते, ऑल द शोर्स ऑफ दिस लैंड वर ओपन फॉर फेथ्स ऑफ वेरियस काइंड। इतना अनोखा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसे भारत हिंदुस्तान, जहाँ पे आपको ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में आपने यहूदी धर्म से लेकर क्रिस्ती धर्म से लेकर आपने इस्लाम धर्म को अपनाया और अपनाने की जगह दी। और यहाँ पे तो बसा हुआ हिंदू धर्म ही था, उसके पहले आदिवासियों का धर्म था। तो हम एक धर्म के खिलाफ कभी नहीं होते। आपको पता है कि मेरी माता जी सीता सेतलवाड में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो उन्होंने 300 हैंड रिटन खत, अलग अलग खत अपने पारंपरिक कारीगरों को लिखे, ये कहते हुए कि मैं हिंदू धर्म में मानने वाली औरत हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, मगर ये मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं कोई मस्जिद के। तो ये मुझे लगता है एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चलाया गया है, क्योंकि मैं आज भी मानती हूँ कि हमारे देश में हिंदूवासी जो है, हिंदू धर्म में मानने वाले लोग हैं, वो कट्टरपंथी नहीं है, मगर आज वो डराए गए हैं आशुतोष जी। उनको बुरी तरह डराया गया है कि अगर आप इस तरह की चीजें बोलेंगे तो या तो आपके ऊपर फिजिकल हमले होंगे या आपको ईडी इनकम टैक्स के हमले होंगे। तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए। और अभी आए मैं गोधरा परिवार के बारे में, मुझे इतना, मतलब मैं अहमदाबाद में थी और जब ये 5 परिवारों ने हिचक के हमारा कांटेक्ट किया, सितंबर अक्टूबर 2003 की बात मैं कह रही हूँ कि देखिए हमने आपकी संस्था के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, हम चाहते हैं कि हमारे 5 परिवार का केस जो है, हम भी, हमारे बीवी जो है, माए जो है, वो S6 साबरमती कोर्ट में बैठे हुए थे और वो गए थे, वो जल के खाक होके निकले हैं, और उनका केस भी हम मुझे नहीं लगता कि यहाँ की प्रशासन वो केस को फेयरली लड़ेगी, इंसाफ के साथ लड़ेगी। तो हम चाहते कि वो भी केस आप ट्रांसफर की मांग करें। तो उनके हलफनामा आज भी आप सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 5 हलफनामे जो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने फाइल किए हैं, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और दसरे के दिन पे उन्होंने बंबई में हमारे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गिरीश भाई रावल, प्रकाश भाई, शरद भाई और सबने कहकर, और खुशबू भी थी गिरीश भाई की बेटी, कि हम चाहते हैं कि सीजेपी ये केस लड़े। तो ये एक रिकॉर्ड की बात है, कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ, मगर अगर आपके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी चलने लगता है आशुतोष जी, आपको पता है ये देश में कितने प्रोपेगेंडा मशीनरी के विक्टिम्स बन चुके हैं, तो इसीलिए हम बार बार इसको बड़े आराम से जवाब देते हैं। मैं एक लास्ट बात ये सवाल को लेकर जोड़ूंगी कि 1998 की बात कर रही हूँ मैं, बहुत पुरानी, मतलब जब बहुत हमारी नौजवान जनरेशन, आप तो रहे होंगे मगर नौजवान शायद जानते भी नहीं है, और हमारे सबरंग के आर्काइव्स भी आप देख भी सकते हैं कि जब जावेद और हम कम्युनलिज्म कॉम्बैट का मासिक, एक मैगजीन निकलता था, एडिट करते थे, तो हम पहले मासिक थे साउथ एशिया में जिन्होंने तालिबान की बात उठाई। पहले न इंडिया टुडे ने उठाई, न कोई हिंदी मैगजीन ने उठाई, किसी ने नहीं उठाई। और हमने बंबई में बैठ, हम छोटे से एक मैगजीन थे,
और वो अगर आप इश्यू देखेंगे नवंबर 1998 का, जी, हेल ऑन अर्थ, उसका टाइटल है हेल ऑन अर्थ, हेल मतलब और नॉट। कि नर्क, मतलब ये अब हमारे एक नर्क जो है एक पैदा हुआ है अफगानिस्तान में। और हमने अफगानी औरतों के साथ इंटरव्यू किया था। एक वहां पे बहुत बड़ा संगठन था, रेवोल्यूशनरी अफगान विमेन, एक एक करके उनको टारगेट करके मारा गया। और कि किस तरह वहां के मौलाना वगैरह औरतों पे टारगेट करके, औरतों के कामकाज के ऊपर टारगेट करके बहुत बुरा हाल अफगानिस्तान का बनने वाला है। बामियान बुद्धा को लेकर, बामियान बुद्धा जब हुए तब सबने बात शुरू की, मगर वो 2001 की बात है। जी, हमने 1998 में ये बात उठाई। तो इस्लामिक कट्टरपंथ हो, हिंदुत्ववादी कट्टरपंथ हो, बौद्धिक कट्टरपंथ हो, ये हमारे लिए एक बहुसंख्यकवाद का एक बहुत भयानक एक चेहरा है। तो आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आप गुजरात को डिफेम करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुई हूँ। मैंने एक लाइफ चॉइस से लेके अपने मन से लाइफ पार्टनर ढूंढा है जो हैपेंस टू बी अ मुस्लिम, जो भी मतलब मेरे जैसे हैं, जो हम दोनों आज कोई एग्नोस्टिक है, कोई धर्म में ऐसा पालन नहीं करते, मगर सब धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक जो हमारा एक पोजिशनिंग है, इसकी वजह से उनको जरूरत पड़ता है कि हमें डिस्क्रेडिट करें और डिफेम करें। क्या ये कह सकते हैं कि आप लव जिहाद का शिकार हुई? आई एम सॉरी टू से सॉरी, दिस। क्या क्या? क्या ये मैं पूछ सकता हूँ कि आप लव जिहाद का शिकार हुई क्या? क्योंकि आजकल ये शब्द बहुत बहुत बड़े हाँ, पैमाने पर बिल्कुल। इसका इस्तेमाल हमारा होता है। हमारी हमारी शादी बहुत दिन पहले हुई, मगर अगर आज होती तो बिल्कुल हम होते, बिल्कुल हम होते। हम अभी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए शायद हम इतने वो अट्रैक्टिव विक्टिम नहीं बन सकते, मगर बिल्कुल हम होते, बिल्कुल हम होते। तीस्ता जी, ये जो आपने केसेस ये क्यों तय किया कि गुजरात में फैसले नहीं हो सकती है, गुजरात में इंसाफ नहीं मिल सकता? आप चीजों को महाराष्ट्र लेकर चली गई, बॉम्बे लेकर चली गई, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, एक तरीके सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो प्रेयर की उस पर एक तरीके तस्दीक भी की। आपको क्यों लगा कि देखिए, गुजरात में नहीं हो सकता, क्या है? एक्चुअली उस वक्त अगर आप उस वक्त का समय के ऊपर हम थोड़ा सा झांक के देखें, तो 2002 में ही मानव अधिकार आयोग जो था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो था, जो हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS वर्मा, उनके जो अहवाल थे, जो पहले इंटरिम रिपोर्ट आपका अप्रैल 2002 में निकला, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जुलाई में निकला, जुलाई 2002 में। तो उनके रिकमेंडेशंस थे कि ये जो 8 या 9 या 10 मेन केसेस हैं, और उन्होंने लिस्ट किए थे वो केसेस, गोधरा, बेस्ट बेकरी, गुलबर्ग, सरदारपुरा, ओड, नरोडागाम, नरोडा पाटिया, ये जो केसेस है, खास तौर पे एज एन एग्जाम्पल आपको इन्वेस्टिगेशन CBI को ट्रांसफर करना चाहिए और केस को भी बाहर ट्रांसफर। तो जब NHRC का ये अहवाल आया, पब्लिक हो गया अप्रैल मई महीने में, उसके बाद ही हमने याचिका फाइल की, ऑन द बेसिस कि भाई एक फॉर्मर चीफ जस्टिस को भी लग रहा है कि इस तरह की, नॉट जस्ट हिमलोन, वो पूरी टीम गई थी उनकी गुजरात, और वो पूरी टीम का असेसमेंट था कि अगर आपको वहां की न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को सुधारना है, तो कम से कम ये 8-9 केसेस का एग्जाम्पल बना करके आप इनको बाहर ले जाइए, इंसाफ दिलवाइए, और उसके बाद ये हो सकता है। तो the basis and the premise was the NHRC report. आपको लगता है कि गुजरात दंगों के बारे में लोगों को न्याय मिल पाया, इंसाफ मिल पाया, कम से कम जुडिशरी से? अंग्रेजी में एक कहावत है कि पता नहीं ग्लास पूरा भरा हुआ है या आधा खाली। मतलब जब आधा ग्लास होता है हमारे सामने, कि इज द ग्लास हाफ फुल और इज द ग्लास हाफ एम्प्टी, मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ तो वही एक बात याद आती है कि हाँ, पूरी तरह तो इंसाफ नहीं मिला, मगर अगर आप पूरे हमारे भारत हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड देखिए कौमी हिंसा को लेकर, सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, तो 174 लोगों को सजा, उसमें से 124 लोगों को उम्र कैद, ये हुआ है। ठीक है, बाद में कोई मंत्री बरी हो गया, बाहर निकल गया, वगैरह वगैरह। 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 कन्विक्टेड को रिमिशन मिल जाता है वही सरकार से। ये सब बहुत भयानक चीजें जरूर है, मगर अगर आप प्रोसेस को देखें तो पहली बार कुछ कुछ न्याय की किरण हमारे पीड़ित विक्टिम्स को पहली बार मुझे लगता है देश में। आप चूंकि कम्युनलिज्म कॉम्बैक्ट की पत्रिका भी निकालती हैं और उसके खिलाफ लड़ाई भी आप लड़ती हैं, बार बार ये कहा जाता है कि देखिए 84 में क्या हुआ और 2002 में क्या हुआ।
तो और ये फिर ये कहा जाता है जो सेकुलर लोग हैं इस देश के, जो प्रोग्रेसिव अपने को मानते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो 84 को तो भूल जाते हैं, 2002 की याद दिलाते हैं, और फिर वो एक नेता विशेष को या पार्टी विशेष को या धर्म विशेष को या विचारधारा विशेष को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल गंभीर आरोप है, मगर मुझे लगता है कि ये कहना कि 84 को लेकर किसी ने कुछ किया नहीं, ये भी गलत है। हम दिल्ली में मौजूद नहीं थे तो हमने बंबई और गुजरात में लड़ाई लड़ी, मगर ऐसे लोग थे जिन्होंने गुजरात सॉरी 84। 84 को लेकर भी केसेस बढ़ाने की कोशिश की। जैसे फुल्का साहब है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केसेस लड़ने की कोशिश की। हमने बिल्कुल उनके साथ बहुत गहरा संपर्क रखा, और जहां तक मतलब हो सके हर जगह आप कूद के नहीं जा सकते जब आप वहां नहीं रहते। और एक 84 को लेकर मैं एक और डेट जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा जो भी निकला है वही विचारधारा से लेकर निकला है, जो कहता है कि मैं हिंदू धर्म को डिफेम कर रही हूँ। कि 84 के नवंबर 84 का जो हुआ, अक्टूबर 31 को इंदिरा गांधी जी को मारने के बाद जो लक्षित हिंसा हमारे सिख बहन भाइयों के साथ दिल्ली से लेके कानपुर हर जगह जो शुरू हुई, और वो ऑर्केस्ट्रेटेड थी, और उसमें डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स इन्वॉल्व थे, उसमें कहने में कोई मुझे ये नहीं है। उसके कम से कम 1.5 साल पहले फरवरी 18-19 नेल्ली में हुआ, मगर वही विचारधारा वो नेल्ली की बात नहीं उठाती। तो मुझे लगता है कि आशुतोष जी, वी आर अ नेसेंट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में न्याय व्यवस्था को भी एक्टिवेट करना, जब नागरिक खड़े होते हैं, जब संस्थाएं खड़े होते हैं, जब वकील खड़े होते हैं, तभी धीरे धीरे न्याय व्यवस्था एक्टिवेट होती है, अपने आप नहीं होती। क्योंकि हमारे प्रोसिक्यूटर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारी पुलिस व्यवस्था, पुलिस यंत्रणा आजाद और इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये सब चीज को वहां इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने के लिए कोशिश भी करनी पड़ती है और कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, तभी होती है। अगर आप नेल्ली के स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो किसी को न्याय नहीं मिला। मैं गए साल गई थी नेल्ली, जब मैं आसाम में गई थी, और आप जाके देखिए वो गांव, पत्रकार भी भूल गए हैं, सब भूल गए हैं, कुछ न्याय वहां पे भी नहीं मिला। मगर उसके कंपैरिजन में 84 में कुछ कुछ मिला। उसके बाद आप 92-93 देख लो, और 92-93 में बहुत कम, मतलब 84 से थोड़ा ज्यादा मिला, और गुजरात में उससे थोड़ा बहुत मिला। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर 83 में मिलता इंसाफ तो 84 में भी मिलता, 84 में भी मिलता तो 92-93 में मिलता, 92-93 में मिलता तो 2002 में ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होता। ये जो एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, मुझे अभी भी पता नहीं कि हिंदी हिंदुस्तान में इसको कैसे मैं एक्सप्रेस करूं, कि ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी पुलिस प्रशासन और आईएएस प्रशासन में बैठी हुई है, कि चाहे कुछ भी हो हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को तोड़ने का काम नागरिक जब लग जाते हैं, न्याय व्यवस्था जब एक्टिवेट होती है, तभी हो पाता है। ये जो न्याय व्यवस्था है, इसमें अभी भी आपको भरोसा है? भरोसा तोड़ देंगे तो फिर हम आगे काम कैसे करेंगे आशुतोष? हाँ, सवाल है, कंसर्न्स हैं, मगर हाँ, विश्वास है, आस्था है। सुप्रीम कोर्ट से कोई शिकायत है आपको? देखो, शिकायत आप कभी भी, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, आप इंडिविजुअल से रख सकते, मगर पूरे एक इंस्टीट्यूशन से मैं नहीं रख सकती। और मैं मानती हूँ कि कोई भी लोकशाही और जमहूरियत में जब इंस्टीट्यूशन को एक कैपेसिटी होती है सेल्फ करेक्शन के लिए, जैसे इंडिविजुअल को भी होनी चाहिए, तीसरा सेटलवार्ड को भी होनी चाहिए, कि अगर आपने कुछ गलती की तो आप सेल्फ करेक्ट कर लो, तो मुझे लगता है फिर वो इंस्टीट्यूशन ज्यादा मजबूत हो जाए। कभी आप मोदी जी से मिली हैं? एक बार वो एक कैंप में था शायद, जिस दिन प्रेसिडेंट हमारे जो राष्ट्रपति जी अबुल कलाम साहब जब आए थे गुजरात, तो उनका एक विजिट शायद 11 अगस्त का दिन था, 8 अगस्त या 11 अगस्त 2002 का दिन था। तो उस दिन ये इरादा था कि बहनों का इरादा था, क्योंकि मैं रिलीफ कैंप में काफी जाती थी, तो बहनों का इरादा था कि मैं उनके साथ साथ खड़ी रहूं जब राष्ट्रपति जी आए, ताकि हम लोग कुछ मेमोरेंडम दे सके। तो कलेक्टर ने एक आदेश निकाला 3-4 दिन पहले कि तीसरा सेटलमेंट को रिलीफ कैंप से हम नहीं जाने देंगे उनके अंदर। तो फिर हम 3-4 दिन पहले चले गए और रिलीफ कैंप में रहना शुरू कर दिए, ताकि उस दिन नहीं जाना पड़े। और उस दिन फिर जब मुलाकात आई राष्ट्रपति जी की, तो फिर उस दिन मुख्यमंत्री भी खड़े थे उनके साथ, उनके बाजू में। और बहनों का ये एक आइडिया निकला, पता नहीं कहाँ से, कि आप बुर्खा पहन के खड़ी हो जाओ ताकि आपको कोई पहचाने नहीं।
तो बाकी सब बहनें बुरखे में नहीं थी, मैं बुरखे में थी। और हमने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को तमिल कॉपी ऑफ कम्युनिज्म कॉम्बैट जो निकला था उस वक्त, उसको उनको हाथ में दिया। तो उसी वक्त एक इनडायरेक्ट मुलाकात आप कह सकते हो, मगर डायरेक्ट मुलाकात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तीस्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।